48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर लिस्ट हमारे सामने है। ये ट्रांसफर्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की हैं। आपको याद होगा जब नई नवेली सरकार बनी थी तो बहस ये थी कि इख्तियारात किसके पास कितने हैं। कहा यह जाता था कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर IAS IPS ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स किया करेंगे और जो स्टेट सर्विसेज हैं वो ट्रांसफर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने करनी है। लेकिन आज जो लिस्ट हमारे सामने आई 48 JKAS ऑफिसर्स ट्रांसफर्स किए गए हैं और ये ट्रांसफर्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी से हुई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ट्रांसफर्स की हैं। अगर IAS IPS की ट्रांसफर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, तो फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ने क्या करना है? क्लर्क लगाने हैं, VLW की ट्रांसफर करनी है, पटवारी की ट्रांसफर करनी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रांसफर करनी है, टीचर्स की ट्रांसफर करनी है। क्या चीफ मिनिस्टर के पास यूनियन टेरिटरी में बस यही इख्तियार रह गए हैं? अगर यही है तो फिर चुनी हुई सरकार के क्या मानी है? क्या चुनी हुई सरकार के इख्तियारात इतने महदूद हैं कि स्टेट सर्विसेज की ट्रांसफर भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर किया करेंगे? तो फिर चीफ मिनिस्टर ने क्या करना है? तो फिर चुनी हुई सरकार के क्या मानी है? अभी चंद दिन पहले नेशनल टीवी से बात करते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा था यूनियन टेरिटरी में सरकार चलाना ऐसे ही है कि कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में ना तो आप अपनी मर्जी से कोई मुलाजिम रख सकते हैं, ना उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो फिर उस कंपनी का क्या होगा? यानी वो कंपनी तो नहीं चल सकती कि जिसके मालिक के इख्तियार में यही ना हो कि वो अपने मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे। और आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर करके ये साबित कर दिया और ये मोहर लगा दी कि जम्मू और कश्मीर में सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। यूनियन टेरिटरी में चुनी हुई सरकार की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। और आप और हम ये भी जानते हैं जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली है, यानी सरकार बनाई है, तब से लेके अब तक उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में सेंटर के साथ दूरियां नहीं रखना चाहते हैं। जो जो सेंटर चाहती है, जैसा जैसा चाहती है, वैसा वैसा उमर अब्दुल्ला करते दिखाई दिए हैं। वही उमर अब्दुल्ला जो 370 के नारे के साथ जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे, वही उमर अब्दुल्ला गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले जो अपने मैनिफेस्टो में किया गया वादा भूले, वो यही था कि 370 की बात नहीं करनी है। उम्मीद चीफ मिनिस्टर को यह थी कि जितना सर खम किया जाएगा, जितना सर झुकाया जाएगा दिल्ली के सामने, हो सकता है दिल्ली मेहरबान हो, रियासत मिले, रियासत ना मिले तो इख्तियारात तो मिले। लेकिन आज की इस लिस्ट ने यह साबित कर दिया कि रियासत तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन इख्तियारात भी आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या इन ट्रांसफर्स के बाद हम यह नतीजा निकालें कि दिल्ली नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार की सुनी जाए, दिल्ली नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार को इख्तियारात दिए जाएं? जब चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात इस कदर महदूद कर दिए गए हैं, तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर के क्या मानी? तो फिर MLA की कौन सुनेगा? तो फिर इलेक्शन करवाने के क्या मानी? क्या चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह का सलूक किया जाना ठीक है? जम्मू और कश्मीर जो फलती फूलती रियासत थी, जहां सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा शख्स चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, अब ये यूनियन टेरिटरी है, 2 हिस्सों में तकसीम भी हो गई है। अब सबसे बड़ी कुर्सी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं। लेकिन इलेक्शन जब करवाए गए थे, सरकार जब बनी थी और जब उमर अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे लगे थे, तब यह लगता था कि लोगों की चुनी हुई सरकार का एहतराम किया जाएगा, लोगों के वोट का एहतराम किया जाएगा। लेकिन आज की इस लिस्ट ने यह साबित कर दिया कि चीफ मिनिस्टर के पास प्रोटोकॉल है, यानी आगे पीछे गाड़ियां घूमती हैं, यानी एक बड़ी कोठी मिल गई है। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर के आगे पीछे भी गाड़ियां घूमती हैं, एक बड़ी कोठी के अंदर रहते हैं। बस
इतना काफी है। कमाल यह है कि जब से सरकार बनी हुई है तब से लेकर अब तक ना चीफ मिनिस्टर और ना ही कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी तरह से दिल्ली सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ घेरने की कोशिश करते हैं। ये सरकार के साथ किसी तरह का भी तनाजा चाहते हैं। इस कदर नर्म पड़ गई ये सरकार कि दिल्ली के सामने मानो ऐसा लगा बिल्कुल झुक गई, और सरकार को ऐसा लगता था कि ये झुकना दिल्ली के आगे हमारा कुछ फायदा करेगा। बिजनेस रूल्स नहीं आए हैं, बिजनेस रूल्स के आने से पहले ही ये साफ कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि जो बहस सरकार बनते शुरू हुई थी कि आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर किया करेंगे और स्टेट सर्विसेज की ट्रांसफर, बाकी तमाम इख्तियारात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास होंगे, लेकिन आज की लिस्ट ने यह साबित कर दिया बिजनेस रूल्स जब आएंगे, स्टेट जब मिलेगी, उससे पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि जम्मू और कश्मीर सर्विसेज की ट्रांसफर्स के इख्तियारात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हुआ करेंगे। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे क्या कहते हैं। उससे भी अहम देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है। क्या जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जो रवैया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के साथ अपनाया हुआ था उसमें कुछ तब्दीली आएगी? क्या कोई रिएक्शन चीफ मिनिस्टर की तरफ से, कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आएगा कि किस तरह रिएक्ट करते हैं ये लोग? ये भी देखना अहम होगा। क्या चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को इस कदर महदूद करने के बाद सरकार चलने चलाने के कोई इम्कानात बनते हैं? क्या इस कदर महदूद इख्तियारात के साथ कोई चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर काम कर सकता है? इतने महदूद इख्तियारात के साथ सरकार चल सकती है? अगर चल सकती है तो फिर ऐसे ही चलेगी। चीफ मिनिस्टर अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर अगर चाहते हैं कि सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बंगला चाहिए, सेक्रेटरीट में एक बड़ा आलीशान ऑफिस चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको चुना, आपकी सरकार बनाई, अगर उन उम्मीदों को देखा जाए तो फिर सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि आपके पास इख्तियारात भी होने चाहिए ताकि लोगों के काम कर सकें। अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एमएलए की क्या हैसियत रहेगी? अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एमएलए की कौन सुनेगा? जब एक तहसीलदार भी ट्रांसफर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करना है तो फिर एमएलए ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में क्या करना है? मुलाजमीन से किस तरह काम लेना है? जब चीफ मिनिस्टर इतना बेबस, कैबिनेट मिनिस्टर इतना बेबस, तो फिर एमएलए क्या काम करेंगे और अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितना कुछ कर पाएंगे? आज की लिस्ट ने यह साफ किया, ये वाजे किया, यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में जो इख्तियारात हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। इससे पहले यह भरम जरूर था कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में होंगे कि उन्हें ट्रांसफर करना है, कहां लगाना है। उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल चीफ मिनिस्टर का होगा। जब चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल जेकेएस ऑफिसर के ऊपर नहीं है, एक तहसीलदार के ऊपर नहीं है, तो फिर सरकार की सुनेगा कौन? सरकार चलेगी कैसे? चीफ मिनिस्टर भी एक तहसीलदार के लिए वैसे हुआ जैसे एक आम शख्स है, क्योंकि तहसीलदार को पता है कि हम चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं है, हम जवाबदेह हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी, दिल्ली को भी यह सोचना चाहिए कि अवाम ने किसको मैंडेट दिया है, अवाम ने किसको जिताया है, अवाम ने किसको कुर्सी पर बिठाया है। तो अवाम के दिए गए मैंडेट का एहतराम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए, ताकि ये लगे कि जम्मू और कश्मीर में जो इलेक्शन करवाए गए हैं वो सिर्फ बराए नाम इलेक्शन नहीं थे, वो सिर्फ एक कुर्सी पर किसी को बिठाने के लिए इलेक्शन नहीं थे, बल्कि लोगों की चुनी हुई सरकार इसलिए बनाई गई कि उसे बाइख्तियार बनाया जाए, वो लोगों के काम कर सके। कहां हम ये सोच रहे थे कि बहुत जल्द यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदला जाएगा, रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। कहां हम ये दिन देख रहे हैं कि जेकेएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर रही हैं। अब देखना यह अहम होगा जम्मू कश्मीर सरकार का रिएक्शन क्या होता है। अगर सरकार प्रोटोकॉल देखती है तो फिर सरकार खामोश रहेगी, और अगर सरकार ने लोगों को देखना है, अवाम को देखना है, लोगों ने इतने मैंडेट के साथ जो चुनकर भेजा है
उसे देखना है और सरकार की अपनी हैसियत को देखना है, सरकार के अपने वकार को देखना है, तो फिर सरकार का रिएक्शन इस तरह का होना चाहिए कि दिल्ली को भी लगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लगे कि जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ और उससे भी ज्यादा जम्मू और कश्मीर अवाम के साथ हम लोग ज्यादती कर रहे हैं।